हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में और ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से हम किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की थ्योरी के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, उसमें डिटेल में इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमें करना क्या है, हमें मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का यूज करते हुए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमसे उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर वो आपसे IVFS पूछता है, इसका मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशन का केवल फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो क्वेश्चन हमें दिया है, एक तरफ ओरिजिन दे रखे हैं और एक तरफ डेस्टिनेशन दे रखे हैं। यहाँ से हमें किसी गुड्स को पिक करना है और इस डेस्टिनेशन पर हमें उसे जाके पुट करना है और इसके अंदर जो है हमें इसकी कॉस्ट दे रखी है। अगर हम किसी गुड्स को O1 सोर्स से किसी गुड्स को पिक करते हैं और A1 डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट दे रखी 2 रुपये। ऐसे ही O1 से अगर हम B तक लेके जाते हैं तो उसकी कॉस्ट दे रखी है 7 रुपीज़ और अगर हम O1 से C तक लेके जाते हैं तो उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 4 रुपीज़। इसी तरीके से हर ओरिजिन के अबाउट डेस्टिनेशन की कॉस्ट दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है कि हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो क्या रहे, मिनिमम रहे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं और आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होती है तो हम उसे बैलेंस करना होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम डिमांड का सम करें तो कितना आएगा 34 और इधर सप्लाई का सम करें तो भी क्या आएगा 34। तो दोनों तरफ से डिमांड और सप्लाई का सम जो है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस समेशन AI इक्वल टू समेशन BJ। समेशन AI इक्वल टू समेशन BJ का मतलब है सप्लाई इक्वल है, सप्लाई को हम AI से कहते हैं और डिमांड को हम BJ से कहते हैं। सप्लाई इक्वल है किसके, डिमांड के। इट इम्प्लाइज दैट गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज आ BALANCED बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा ये बताना, ये चेक करना कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है। अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में हम देखेंगे, स्टेप 2 में हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इज गिवन एज। कैसे दिया जाता है, इसके लिए हम पहले ये टेबल बना लेते हैं। तो सोर्स हमें दे रखे हैं O1, O2, O3, O4। डेस्टिनेशन हमें दे रखे हैं A, B, C। इसके अंदर जो कॉस्ट है वो दे रखी है हमें 2, 7, 4। इधर दे रखी है 3, 3, 1। इधर दे रखी है 5, 4, 7। इधर दे रखी 1, 6, 2 और इधर सप्लाई हमें दे रखी है, सप्लाई हमें दे रखी है 5, 8, 7, 14 और इधर साइड में हमें डिमांड दे रखी है, डिमांड हमें दे रखी है 7, 9, 18 और इनका सम जो है वो आ रहा है 34। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी टेबल हमें दे रखी है उसमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ है, ये इसके अंदर सब जगह कॉस्ट लिखी हुई है। तो हमें ये चेक करना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कहाँ है। तो एक हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है। जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1 और वो दो जगह है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी एलोकेशन कर सकते हैं, इस वाले 1 पर भी और इस वाले 1 पर भी हम एलोकेशन कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक चीज़ को आप अगर ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद दूसरी नंबर पर हमें क्या देखना है, अगर मिनिमम कॉस्ट टाई हो जाती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मिनिमम कॉस्ट टाई हो जाती है उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें देखना होता है कि कहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एलोकेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। तो हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन कहाँ हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर
अगर मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन भी टाई हो जाते हैं, मतलब इधर भी सेम एलोकेशन हो रहा है और इधर भी सेम एलोकेशन हो रहा है, तो उसके बाद हमें क्या देखना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जहां पर सेम आ रहा है आप वहां कर सकते हैं, आंसर आपका डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो जो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा यूनिक आता है। अगर आप इस तरीके से किसी भी मेथड से कहीं पे भी एलोकेशन करेंगे तो मोर चांसेस हैं कि आपका आंसर कभी मैच कर जाए और कभी मैच ना करे। लेकिन अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका यूनिक आंसर तभी आएगा जब आप इसे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाकर करेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारा काम होता है मिनिमम कॉस्ट चेक करना। मिनिमम कॉस्ट जहाँ होगी वहाँ एलोकेशन करेंगे। अगर मिनिमम कॉस्ट टाई हो जाती है तो हमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन, जहाँ पर होंगे वहाँ एलोकेशन कर देंगे। उसके बाद हमें देखना है मैक्सिमम डिमांड। अगर एलोकेशन भी टाई हो जाते हैं तो देखना है हमें मैक्सिमम डिमांड। फॉर एग्जांपल के लिए इसी में अभी दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट यहाँ है और मिनिमम कॉस्ट यहाँ है, तो ये मिनिमम कॉस्ट 2 जगह टाई हो रही है। अगर हम यहाँ देखें टाई हो रही है तो हमें क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर इस वाले वन को देखें तो डिमांड है 18 की और सप्लाई है हमारे पास 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ 8 एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें, यहाँ पर डिमांड है 7 की और यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जो है 14, तो हम यहाँ पर 7 एलोकेशन कर सकते हैं। तो एलोकेशन कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल है नहीं, दोनों तरीके से आंसर आएगा। तो दोनों ही तरीके वैलिड हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसी रूल को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस रूल का एक फ़ायदा ये है, जब आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ज़्यादा बार नहीं लगाना होता, एक ही स्टेप में या मैक्सिमम 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलें। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एलोकेशन हो रहा है। मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ हो रहा है 8, तो यहाँ पर 8 एलोकेट कर देंगे, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा 10। तो सप्लाई हमारी फिनिश हो गई, तो हम इस रो को कट कर देंगे और जो हमने वर्क किया है वो हम यहाँ लैंग्वेज में लिख देंगे। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, सिंस लोएस्ट कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 1। लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में 1 है। सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जितना ज़्यादा हम एलोकेट कर सकते हैं वहाँ उतना एलोकेट करेंगे हम। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 8 एट दी सेल। ये सेल कौन सी है, अगर आप इसे चेक करें तो ये हो गई हमारी 21, 22, 23 एट दी सेल 2,3। सिंस लोएस्ट कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 1, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 8 एट दी सेल 2,3। तो हमने 2,3 में एलोकेट कर दिया। एंड द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इज रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो स्टेप 3 में हम देखते हैं रिड्यूस मैट्रिक्स क्या आएगी। तो ये हो जाएगा स्टेप 3। अब सेकंड रो हमारी कट हो गई है, तो हम यहाँ से सेकंड रो को कट कर देंगे। तो सेकंड रो को हम कट कर देते हैं। तो सेकंड रो को कट करने के बाद हमारे पास जो रिड्यूस मैट्रिक्स बची वो रिड्यूस मैट्रिक्स ये आ गई। यहाँ पर हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। 18 में से हमने 8 यहाँ दे दिए थे, तो यहाँ बचे 10, तो हम यहाँ पर जो है डिमांड 10 कर लेंगे। अब मिनिमम कॉस्ट देखते हैं इस टेबल में। मिनिमम कॉस्ट अब क्या है, 1। अब फिर से चेक करते हैं डिमांड कितने की, 7 और सप्लाई है हमारे पास 14। तो अब मिनिमम कॉस्ट एक ही है, सिंगल। तो हम यहाँ पर डिमांड 7 की, तो 7 एलोकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से 7 में से 7 जाएगा 0 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7। अब की बार हमारी डिमांड फुलफिल हो गई, तो हम इसे कट कर देंगे और लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी सिंस, बिल्कुल सेम टू सेम जो वर्क किया है वही लिख देना है। सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 1, क्या है, 1 है। सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया हमने, 7 एट दी सेल कौन सी है ये, अगर हम इसे काउंट करें तो जैसा कि हमने ओरिजिनल टेबल में देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो है 4,1 एट दी सेल
4,1 at the cell 4,1 and the reduced matrix is रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए हम स्टेप थर्ड में एक टेबल दोबारा से बनाते हैं। तो रिड्यूस मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, तो रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए ये कॉलम कट हो जाएगा, तो हमारे पास कॉलम क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे डेस्टिनेशन बी और सी, और इधर साइड में सोर्स हमारे पास तीन ही है, O1 O2 और O4, O1 O3 एंड O4। सोर्स हमारे पास तीन है, O1 O3 एंड O4, और एंट्रीज जो कॉस्ट है हमारे पास में वो हो जाएगी हमारी 7 4 6, इधर साइड में 4 7 2 4 7 2। सप्लाई जो है वो चेंज हो जाएगी, सप्लाई यहाँ पर 14 में से 7 हमने दे दिया था तो 7 हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे। 5 7 7 ये हो गई हमारी सप्लाई, इसे हम AI से कह देते हैं। डिमांड हो गई हमारी BJ, बार बार पूरा लिखने से अच्छा है कि हम सिंबल यूज़ करें। तो यहाँ पर डिमांड 9 की और इधर 10 की है, तो इसे 9 और इसे 10 कर लेते हैं। अब फिर से इसे सॉल्व करेंगे, तो रूल हमारा वही है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट अगर टाई हो जाती है तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कहाँ नंबर ऑफ एलोकेशन ज़्यादा हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एलोकेशन भी टाई हो जाते हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि डिमांड किसकी ज़्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट है पूरी टेबल में वो क्या है, 2 है, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा। यहाँ पर डिमांड कितनी है, डिमांड है हमारे पास 10 की और सप्लाई जो है हमारे पास है 7 की, तो जो भी मिनिमम होगा वो हम एलोकेट कर देंगे। ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 3, तो हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई, तो हम इसे कट कर देंगे और जो वर्क किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी हमारी, लैंग्वेज हो जाएगी सिंस लोएस्ट कॉस्ट इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज, तो लोएस्ट कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, यहाँ हो जाएगा 2। सो वी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया हमने 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 एट दी सेल, और सेल कौन सी हो जाएगी, ये सेल हो जाएगी हमारी 4,3। ओरिजिनल टेबल में आप देख लीजिएगा ये जो सेल है हमारी 4,3 है। एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, तो रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगी उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। स्टेप हमारा 5th हो जाएगा, तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, रिड्यूस मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, यहाँ बचेगा सोर्स O1 और O3, क्योंकि ये वाला तो कट गया, ये वाली रो कट हो गई, तो यहाँ बचेगा 7 4 और यहाँ बचेगा 4 और 7। सप्लाई हो जाएगी हमारे पास में 5 और 7, और डिमांड यहाँ से रिड्यूस होकर 10 से कितनी हो गई थी, 3, तो ये हो जाएगी 3, और ये हो गई हमारी डिमांड BJ। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स बच गई है। अब हम देखते हैं हमारा वही वर्क होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। तो मिनिमम कॉस्ट जैसा कि हम देख सकते हैं 4 है पूरी टेबल में, और ये 2 जगह पर आ रही है, तो 2 जगह आ रही है। ये 2 की जगह 3 भी हो सकता था सब जगह ही 4 होता। तो नेक्स्ट वर्क हमारा वही होता है, हम देखेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हो रहे हैं। अगर कॉस्ट टाई कर जाती है तो हमें चेक करना होता है मैक्सिमम एलोकेशन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस वाले 4 को देखें तो डिमांड कितने की है, 9 की, और हमारे पास सप्लाई है 7 की, तो हम यहाँ 7 एलोकेट कर सकते हैं। अगर इस वाले 4 को देखें तो डिमांड है हमारे पास 3 की और सप्लाई है हमारे पास 5 की, तो डिमांड 3 की है, तो मिनिमम हम एलोकेट करेंगे तो यहाँ 3 होगा इस वाले 4 पर, और इस वाले 4 पर हम 7 एलोकेट कर सकते हैं। तो इस वाले 4 पे 7 हो रहा है, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए 7 एलोकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 एलोकेशन इधर, यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये वाली जो रो है वो हमारी कट हो जाएगी क्योंकि इसकी सप्लाई फिनिश हो चुकी है। तो हम वही यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो लोएस्ट कॉस्ट है वो क्या है, 1 है। सो वी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया है हमने, चांस की बात है कि हर बार 7 हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 7 ही हो। सो वी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 7 एट दी सेल, इस सेल की जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन, एक बार पोजीशन चेक कर लेंगे। इस सेल की जो हमारी पोजीशन है वो पोजीशन है हमारी 3,2। आप चेक कर सकते हैं ओरिजिनल टेबल से 3,2, तो यहाँ पर 3,2 कर देंगे। तो सिंस लोएस्ट कॉस्ट इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 4, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 7 एट दी सेल 3,2। और जब ये 2x2 की टेबल बचे तो आपको बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जब 2x2 की टेबल बचेगी उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन इस 2x2 की टेबल में कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी मेथड से हम कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड मेकिंग रिमेनिंग REMAINING रिमेनिंग पॉजिटिव एलोकेशन, एंड मेकिंग रिमेनिंग पॉजिटिव एलोकेशन, और जितने भी पॉजिटिव एलोकेशन है वो हम यहाँ कर देंगे। तो इसके बाद हमारी जो लोएस्ट कॉस्ट थी ये लाइन तो हमारी कट हो चुकी है, तो हमारे पास केवल और केवल ये बची है। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है, 4, और इस 4 पर हमारे पास डिमांड कितने की, 3 की, सप्लाई है 5 की, तो हम यहाँ कितना एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ हम एलोकेट कर सकते हैं कितना,
3, क्योंकि डिमांड हमारे पास 3 की है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2। अब डिमांड फिनिश हो गई, ये खत्म हो गई, केवल हमारे पास 7 बचा। इस 7 पर डिमांड भी 2 की है और सप्लाई भी 2 की है, तो ये दोनों फुलफिल हो गए। तो इस तरीके से हमने डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर दिया। अब देखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं। तो फाइनल स्टेप हो जाएगा हमारा 10, द रिक्वायर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज। तो रिक्वायर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन किए थे, जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन किए थे वो हमारी फाइनल टेबल में हम लिख देंगे। तो 2,3 पर हमने कितना एलोकेशन किया था, 2,3 पे हमने किया था 8, और 4,1 पे हमने कितना किया था, 4,1 पे हमने किया था 7, 4,3 पर हमने कितना किया था, 4,3 पे हमने किया था 7। उसके अलावा हमने 1,2 पर एलोकेशन किया था 2, और इस 4 पर एलोकेशन किया था हमने 3, और इस वाले 4 पर हमने एलोकेशन किया था 7। तो हम सारे एलोकेशन लिख लेते हैं। उसके बाद इस फाइनल टेबल को देखते हुए हम यहाँ से इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस इनिशियल INITIAL इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, जिस जिस पॉइंट पर हमने एलोकेशन लिखे हैं उनकी पोजीशन और वो एलोकेशन हम यहाँ लिख देंगे। तो ये पोजीशन क्या है, मैट्रिक्स की तरह से अगर देखें तो ये रो 1 है और कॉलम कौन सा है 2, तो ये हो जाएगी एंटी 1,2। 1,2 पर कितना एलोकेशन किया हमने 2, ये हो जाएगा x 1,3 पर किया हमने एलोकेशन 3, ये हो जाएगा 2,3 पर हमने कितना एलोकेशन किया है, यहाँ पर एलोकेशन लिखना है, ये जो है कॉस्ट है, एलोकेशन जो किया है हमें वो लिखने हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3,2 पर हमने कितना एलोकेशन किया है, 3,2 पर हमने एलोकेशन किया है 7, ये हो जाएगा हमारा 4,1 पर हमने कितना एलोकेशन किया 7, और ये हो जाएगा हमारा 4,3 x 4,3 पर कितना एलोकेशन हुआ है 7। तो ये हो गए हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक चीज़ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट और निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट नीचे जगह कम है, हम यहाँ निकाल देते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी हमारी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस्ट की एलोकेशन से। तो 7 2 जा 14 प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 1 8 जा 8, प्लस ये हो जाएगा 7 4 जा 28, प्लस ये हो जाएगा 7 1 जा 7, प्लस ये हो जाएगा 2 7 जा 14। इसे ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो अगर इसे हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 83। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी हमारी 83 यूनिट। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो गया हमारे पास में ये, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई हमारे पास में 83 यूनिट। यूनिट का मतलब ये है, अगर ये कॉस्ट हमारी 1000 में दे रखी होगी तो 83,000 हो जाएगा, रुपए में दे रखी होगी तो 83 रुपये हो जाएंगे, अगर लाख में दिया होगा तो लाख हो जाएगा, करोड़ होगा तो करोड़ हो जाएगा। तो जो भी यूनिट होगी वो हम वहाँ पर अपने आप ही आ जाएगी, तो हम वहाँ पर यूनिट लिख देंगे। तो अगर इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही लिखना है। अगर आप एक ही स्टेप में सारे स्टेप कर देंगे तो आपको हो सकता है पूरे मार्क्स ना मिले, और आप बाद में काउंट करेंगे तो हमें तो लॉन्ग के नंबर मिलने चाहिए थे और आपको लॉन्ग के नंबर नहीं मिले हैं। आपको लॉन्ग के मार्क्स मिलने चाहिए थे और पूरे लॉन्ग के मार्क्स नहीं मिले हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेप कट कर देते हैं। तो स्टेप कट करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए कहा होता तो आपको सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक ही स्टेप में पूरा कर देते, क्योंकि उसके बाद हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए या तो मोदी मेथड लगाना पड़ता है या फिर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना पड़ता है। तो अपने आप में वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए आप शॉर्ट में उस टाइम पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे केवल और केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकलवाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो एक हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, एक तरफ ओरिजिन दे रखा है, एक तरफ डेस्टिनेशन दे रखा है, और ये 4x4 की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें दे रखी है। ओरिजिन है हमारे पास 1 2 3 4 और डेस्टिनेशन है ABCD। इसके अंदर हमें जो कॉस्ट दे रखी है, अब हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है ये चेक करना कि ये जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है।
अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 4 हो जाएगा हमारा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 2 और 3 5 और एक 6 और 7 और एक 8, 80 आ गया। अब इधर से चेक कर लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 हो जाएगा हमारा 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 का 0 कैरी हो गया 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, तो इधर से भी 80 आया। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस है। तो इसका सोल्यूशन हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हमने मिटाला इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ये यूज़ हो जाएगी, तो लैंग्वेज हमने मिटाली नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगा हमारा सिंस समेसन ए आई इक्वल टू समेसन बी जे, और ये आई कितनी थी वैल्यू 80, समेसन ए आई इक्वल है समेसन बी जे के और वैल्यू इसकी आ रही है 80, इसका मतलब है सप्लाई इक्वल है किसके, डिमांड के। सो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ BALANCED बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद होता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम उसे जिस भी मेथड से कहा होता है उस मेथड से उसे सॉल्व कर देते हैं। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय, किस मेथड से कहा है हमसे, लोएस्ट कॉस्ट से, कहने का मतलब भैया मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से, बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, इसके दो नाम होते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इज गिवन एज, तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हो जाएगी हमारी, तो टेबल हमने बना ली है। अब देखते हैं, ये हो जाएगी हमारी सप्लाई ए आई और ये हो जाएगी हमारी डिमांड बी जे। अब हमें इसे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला वर्क क्या होगा, पूरी टेबल में मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, 0, और ये एक ही जगह आ रही है। और यहाँ पर डिमांड कितने की, 21 की, और सप्लाई है हमारे पास में कितनी, 12 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिनिमम होगा सप्लाई और डिमांड में, तो मिनिमम क्या है 12, तो हम यहाँ 12 एलोकेट करेंगे। यहाँ बचेगा 0 और 21 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। सप्लाई हमारी 0 हो गई, तो ये वाली रो कट हो जाएगी। और जो भी वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। और इस लैंग्वेज को हमने इसीलिए रेज नहीं किया था क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इसके बाद की जो लैंग्वेज है वो हम इधर लिख देते हैं। सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज, तो लोएस्ट कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, 0, तो वो है क्या, वो है 0। सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेशन हमने किया है 12, पॉसिबल अमाउंट 12 एट दी सेल। और ये सेल है कौन सी, ये सेल है हमारी 3,1 एंड द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इज, रिड्यूस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली रो को कट करके टेबल दोबारा से बना लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3 में मैट्रिक्स क्या बनेगी। स्टेप 3 में जो रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगी उसमें थर्ड रो नहीं आएगी यहाँ से, तो रिड्यूस मैट्रिक्स आ गई हमारे पास में ये। अब हम देखते हैं इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो है मिनिमम कॉस्ट 1 है, और 1 हमारा 2 जगह आ रहा है। तो अगर कॉस्ट टाई करती है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन, जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हो रहे होंगे हम वहाँ पर एलोकेशन कर देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वहीं पर एलोकेशन कर सकते हैं, आप कहीं पर भी एलोकेशन कर सकते हैं जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन जैसा कि आपको बताया था कि जब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं तो वहाँ पर अगर हम इस स्टेप से चलते हैं तो एक ही बार में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 1। अगर हम इस वाले 1 पर देखें तो यहाँ पर जो डिमांड है वो है 17 की। इस वाले 1 पर जो डिमांड है वो है 17 की और सप्लाई है हमारे पास 15। तो अगर इस वाले 1 पर हम देखें तो जो मिनिमम है वो है 15, तो हम यहाँ 15 एलोकेट कर सकते हैं। और अगर इधर साइड वाले 1 पर देखें तो इसमें जो डिमांड है वो है 9 और सप्लाई है हमारे पास 34। तो यहाँ पर हम केवल और केवल 9 एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर एलोकेट कर देंगे 15। तो यहाँ पर सप्लाई बचेगी 0 और यहाँ पर जो डिमांड है वो रह जाएगी 2। तो सप्लाई हमारी फिनिश हो गई। तो ये वाली जो रो है वो कट हो जाएगी। और इसके इस स्टेप के लिए जो हम लैंग्वेज लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। जो लोएस्ट कॉस्ट है वो क्या है, 1 है। द लोएस्ट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 1। सो बी एलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया 15।
तो इसमें हमने जो एलोकेट किया वो क्या किया 15 एट दी सेल। सेल कौन सी है ये, अगर एक्चुअल टेबल में देखें तो ये सेल जो है वो है 2,3 2,3, तो ये सेल हो जाएगी 2,3 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, तो रिड्यूस मैट्रिक्स क्या बनेगी उसे हम उधर स्टेप में बना लेते हैं। तो रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा स्टेप फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ आता है और इस स्टेप में हम रिड्यूस मैट्रिक्स बना लेंगे। तो रिड्यूस मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी सेकंड रो फिनिश हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी 1, तो सोर्स हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे 1 और 4th, और जो डेस्टिनेशन बचेंगे वो हमारे पास A B C D। 1 5 जो कॉस्ट है वो यहाँ लिख देते हैं, और ये हो जाएगी 2 7 2 4, इधर साइड में सप्लाई हो जाएगी और इधर साइड में डिमांड हो जाएगी। डिमांड हमारी यहाँ पर चेंज हुई थी, 17 की जगह 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 25 और ये हो जाएगा 2 17 और सप्लाई हो जाएगी हमारे पास 34 और 19। अब फिर से हमें वही चेक करना है कि इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम कॉस्ट 1 है और ये एक ही जगह आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं इस वाले पे हम कितना एलोकेट कर सकते हैं। डिमांड है 9 की, सप्लाई है 34, तो हम यहाँ 9 एलोकेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 और यहाँ से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। तो डिमांड हमारी फुलफिल हो गई, तो ये कॉलम जो है वो कट हो जाएगा और जो भी वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो लैंग्वेज हो जाएगी हमारी सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इज 1 इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल, lowest cost is 1 in the transportation table, so B allocate, लैंग्वेज सारे स्टेप में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही रहती है। सो B allocate the maximum possible amount, कितना मैक्सिमम अमाउंट हमने एलोकेट किया है 9, वो यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 9 एट दी सेल। इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है हमारा 1,1 एट दी सेल 1,1 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स एंड रिड्यूस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी उसे हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। स्टेप 5th हो जाएगा हमारा, तो जो रिड्यूस मैट्रिक्स हो जाएगी उसे हम स्टेप 5th में बना लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये कॉलम फिनिश हो जाएगा, तो रिड्यूस मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी, इधर सप्लाई बचेगी हमारे पास 34 से 24 हो जाएगी और ये हो जाएगा 19, ये 25, ये 2 और ये 17। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, फिर से मिनिमम कॉस्ट देखना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में मिनिमम कॉस्ट क्या है 2 और ये केवल और केवल एक ही प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिमांड कितने की 2 और सप्लाई है हमारे पास 19, तो जो मिनिमम होता है वो दे देंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 17। तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज कितना है 2, सो बी एलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया हमने 2 एट दी सेल। ये सेल कौन सी है, ये सेल है हमारी 4,3, तो ये सेल हो जाएगी हमारी 4,3 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगी उसे हम नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे। स्टेप हमारा 5th के बाद क्या आएगा 6, स्टेप 6 में हमारे पास जो रिड्यूस मैट्रिक्स आएगी वही आ जाएगी और यहाँ पर हमारी सप्लाई चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 और यहाँ हमने 2 एलोकेट किया था तो यहाँ हो जाएगा 17, उसे हम यहाँ लिख लेंगे और इधर साइड में बचेगा हमारे पास 25 और 17। हर स्टेप में आप चेक करके देख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड हर स्टेप में इक्वल आती रहे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वर्क क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वर्क होता है इसमें मिनिमम कॉस्ट देखना। मिनिमम कॉस्ट क्या है 3 और इस मिनिमम कॉस्ट के लिए हमारे पास डिमांड है 17 की, सप्लाई है हमारे पास 25, तो हम यहाँ 17 एलोकेट करेंगे, जो मिनिमम होता है उसे एलोकेट करते हैं। 17 में से 25 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 में से 17 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8, तो इधर लिख देंगे 8 और ये डिमांड हमारी फुलफिल हो गई तो इसे कट कर देंगे। और लास्ट में जब हमारे पास 2x2 की फाइनल टेबल बचती है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन करके वर्क को अपने फिनिश करते हैं। तो हमारे पास 2x2 की टेबल आ गई है, तो हम क्या करते हैं सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन बना देते हैं। तो ये फिनिश हो चुका, तो हमारे पास जो टेबल बची वो हमारे पास ये बची 5 और 7, तो
तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो 5 है, और इस वाले 5 पर हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, डिमांड है 25 की और हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ 8 एलोकेट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, और 25 में से 8 जब जाएगा तो यहाँ बचेगा 17। तो हमारी सप्लाई फिनिश हो गई, तो इसे कट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास एक ही कॉलम बचता है, तो यहाँ 7 पे हमारे पास सप्लाई भी हमारे पास, डिमांड भी हमारे पास 17 की, सप्लाई भी 17 की, तो यहाँ 17 एलोकेट कर देंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा फिनिश। तो सप्लाई भी हमारे पास फुलफिल हो गई और डिमांड भी हमारे पास फुलफिल हो गई। तो जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल, लोएस्ट कॉस्ट क्या थी इस वाले स्टेप में, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में 3 इन दी ट्रांसपोर्टेशन टेबल, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। यहाँ पर हमने कितना एलोकेट किया था, 17 एट दी सेल। सेल कौन सी थी, ये सेल थी हमारे पास 1,4, एंड सेल कौन सी थी हमारे पास, सेल थी हमारे पास 1,4, और उसके बाद हमने क्या किया था, सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन कर दिए थे, तो वही स्टेप हम लिख देंगे। एंड मेकिंग रिमेनिंग पॉजिटिव एलोकेशन। पॉजिटिव आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या सिंबल भी बना सकते हैं, पॉजिटिव एलोकेशन। तो हमने सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन कर दिए। इसके बाद जो इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा उसे हम, तो इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल टेबल बना देंगे। तो फाइनल टेबल हमने बना लिया और यहाँ हमने एलोकेशन भी लिख लिए हैं। जिस जिस पोजीशन पर हमने एलोकेशन किया था वो हमने इसमें लिख लिया है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन लिखेंगे 10, बी गेट दी फॉलोइंग IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ से हम देख के इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास में x11, तो 1,1 पर हमारे पास कितना एलोकेशन हुआ था, 9। यहाँ एलोकेशन लिखना है, कॉस्ट नहीं लिखनी है। यहाँ 1,2 पर एलोकेशन हो गया हमारे पास में 8, और यहाँ 1,4 पर एलोकेशन हो गया हमारे पास 17। 2,3 पर हमारे पास एलोकेशन हुआ है 15। 3,1 पर हमारे पास एलोकेशन हुआ है 12। 4,2 पर हमारे पास एलोकेशन हुआ है 17, और 4,3 पर हमारे पास एलोकेशन हुआ है 2। तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और एक चीज़ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, ये हो जाएगा 15 1 जा 15, प्लस ये हो जाएगा 12 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, प्लस इधर 17 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 119, और लास्ट में 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आएगा, तो अगर इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल आएगा 228। तो ये कॉस्ट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 228 यूनिट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारे पास में 228 यूनिट, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया हमारे पास में, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास में ये आ गई। एक बात हमेशा यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने निकाले हैं ये हमेशा m + n - 1 से क्या आएंगे, या तो कम आएंगे या इक्वल आएंगे। m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एलोकेशन कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो एलोकेशन हुए हैं वो एग्जैक्टली 7 हुए हैं, जो कि m + n। m कितना था, रो की थी 4, कॉलम कितने थे 4, तो 4 और 4 8, 8 में से बन गया 7, तो वो एग्जैक्टली इक्वल आ गए इसके 7 के। अगर ये एलोकेशन एग्जैक्टली इक्वल आ जाते हैं m + n - 1 के, तो हम इसे कहते हैं नॉन डिजनरेट सोल्यूशन। और अगर इससे कम एग्जैक्टली इक्वल आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं नॉन डिजनरेट सोल्यूशन, और अगर इससे कम हो जाता तो हम उसे बोलते हैं डिजनरेट सोल्यूशन। इससे कभी ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि हमसे यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकलवाया गया है, हमसे ये नहीं पूछा है कि ये सोल्यूशन डिजनरेट है या नहीं है, तो हमें ये वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसे हम तब करेंगे जब हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का यूज करते हुए हमें क्या निकालने हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने हैं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले वर्क हमारा क्या होता है, सबसे पहला वर्क होता है ये चेक करना कि जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें जो दे रखी है वो बैलेंस है या नहीं है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या है, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो 8 और 6 कितना आएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 10 हो जाएगा हमारे पास 24, इधर से हमारे पास आ जाएगा 24, और अगर इधर से हम ऐड करते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 6 14, 14 और 8, तो इधर से हम सम करते हैं तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो दोनों तरफ से सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी कैसी हो गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सॉल्व करते हैं इसे। स्टेप फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सिंस समेसन ए आई इक्वल टू समेसन बी जे इक्वल टू 24। इसका मतलब ये प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस। इट इम्प्लाइज दैट गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ BALANCED बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पर क्या है हमारा, इसे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से कहा है। तो स्टेप 2 हो जाएगा हमारा, नाउ वी सॉल्व द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से कहेगा तो हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड लिख देंगे। अब यहां पर हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल क्या हो जाएगी, तो टेबल हो जाएगी हमारी 1 2 3 4, कॉस्ट हो जाएगी 1 2 3 4। इस वाली लाइन की कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 4 3 2 0। इधर साइड में कॉस्ट हो जाएगी हमारी 2 0 2 2 1, और ओरिजिन हो जाएगा O1 O2 O3, और डेस्टिनेशन हो गए हमारे पास D1 D2 D3 और D4। इधर आ गई हमारे पास सप्लाई है हमारे पास 6 8 10, और डिमांड हो जाएगी हमारे पास BJ, डिमांड हो जाएगी हमारे पास 4 6 8 6। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है सबसे मिनिमम कॉस्ट देखना और वहाँ पर एलोकेशन करना। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करा देते हैं, एग्जाम में आपको पूरा करना है। एग्जाम में अगर केवल और केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकलवाता है तो आपको पूरा करना है, और अगर वो केवल और केवल आपसे कहता है कि फाइंड दी सोल्यूशन, तो हम इतना तो करेंगे, इसके साथ में हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसे शॉर्ट में कर देते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो मिनिमम कॉस्ट है हमारी 0, और यहाँ पर अगर हम इस 0 पर देखें तो मिनिमम कॉस्ट है हमारी 0 0 दो जगह आ रही है जो कि टाई हो रहा है। तो हम देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हो रहे हैं। अगर इस वाले 0 पर देखें तो यहाँ पर 4, और इस वाले 0 पर देखें तो यहाँ पर 6, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है 4 की और सप्लाई है 10, तो हम केवल 4 ही एलोकेट कर पाएंगे। यहाँ पर डिमांड है 6 की, सप्लाई है 8, तो हम यहाँ पर 6 एलोकेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें मैक्सिमम एलोकेशन होते हैं वहाँ हम एलोकेट करेंगे। यहाँ बचेगा 2, ये 0, तो सप्लाई हमारी 0 हो जाएगी। हम एक ही टेबल में कर रहे हैं तो एक ही टेबल में हम सीधा करते चले जाएंगे। उसके बाद जो टेबल बचेगी हमारे पास ये बचेगी। अब मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारे पास 0। इस वाले 0 पर हम देखें तो इस वाले 0 पर डिमांड है 4 की और सप्लाई है हमारे पास 10 की, तो हम यहाँ पर 4 एलोकेट करेंगे, ये वाला 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6। डिमांड हमारी फुलफिल हो गई, डिमांड हमारी फुलफिल हो गई, तो ये वाला कॉलम कट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टेबल बचेगी वो ये बचेगी। इस वाली टेबल में देखें तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 2, और 2 हमारे पास 1 2 3 4 जगह आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन होंगे। तो अगर इस वाले 2 पर देखें तो इस वाले 2 पर हमारे पास 6 जो है डिमांड है, सप्लाई है हमारे पास 6 की, तो यहाँ पर हम 6 एलोकेट कर सकते हैं। अगर इस वाले 2 को देखें तो इस वाले 2 पर हमारे पास डिमांड है 8 की और सप्लाई है हमारे पास 2 की, तो हम यहाँ पर 2 ही एलोकेट कर पाएंगे। इस वाले 2 पर हम 6 एलोकेट कर सकते हैं। इस वाले 2 पर अगर हम देखें तो इस वाले 2 पर भी हम 6 एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है कि डिमांड भी इक्वल हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी एलोकेशन कर सकते हैं। इससे आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी एक को चूज़ कर लेंगे और हम वहाँ पर एलोकेशन कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इस वाले 2 पर कर देते हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये इधर भी 6 दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक साथ यहाँ पर सप्लाई और डिमांड फुलफिल हो जाएगी, तो ये दोनों एक साथ कट हो जाएंगे, रो और कॉलम। अब हमारे पास जो टेबल बचेगी वो केवल ये बचेगी।
जब भी हमारे पास एक साथ सप्लाई और डिमांड कट होती हैं तो जो सोल्यूशन आता है वो हमारा डीजनरेट सोल्यूशन आता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर एक साथ सप्लाई और डिमांड कट हो जाती है या फुलफिल हो जाती है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर एक साथ सप्लाई और डिमांड फुलफिल हो जाती है तो जो सोल्यूशन आएगा ट्रांसपोर्टेशन टेबल में वो कैसा होगा, डीजनरेट या नॉन डीजनरेट। तो वो हमेशा डीजनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एलोकेशन कम हो जाएगा जिससे जो सोल्यूशन है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो आप देखते हैं हमारे पास केवल और केवल ये टेबल बची है 2 और 2। अब दोनों ही क्या है, मिनिमम है, तो हम किसी भी 2 पर कर सकते हैं। हम देखते हैं किस पे ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है। इस वाले 2 पर देखें तो यहाँ पर 6 एलोकेट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पर 6 एलोकेट करेंगे। यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 0। अब की बार ये रो कट हो जाएगी। अब की बार नेक्स्ट हमारे पास केवल और केवल लास्ट में यही 2 बचेगा। इस वाले 2 पर हम 2 एलोकेट करेंगे, ये 0 और ये 0। अब की बार रो और कॉलम सब फिनिश हो गई। तो इस तरीके से सारी की सारी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन एज, किस तरीके से देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा जिस जिस पोजीशन पर एलोकेशन हुए हैं उसे हम यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा, x, ये जो नंबर है ये है 1,2, तो x12 कितना हो जाएगा 6। यहाँ एलोकेशन हुआ है, ये कौन सी रो है, ये है रो 2 और कॉलम कौन सा है 3rd, तो ये हो जाएगा 2 3 2। ये रो है हमारे पास 2, कॉलम कौन सा है 4, तो ये हो जाएगा 2 4, x24 इक्वल टू हो जाएगा 6। और ये हमारे पास रो है 3, कॉलम है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x31 हो जाएगा हमारे पास में 4। ये हमारे पास रो कौन सी है 3rd और कॉलम कौन सा है 3rd, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 3 इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारे पास में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर वो हमसे पूछता कि ये डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है तो उसके लिए हमें एक बार और करना होता। हम यहाँ पर चेक करते कि नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल हैं m+n-1 के या उससे कम है। अगर इक्वल आ जाते तो सोल्यूशन जो है हमारा नॉन डीजनरेट हो जाता है, और अगर उससे कम हो जाते तो सोल्यूशन हमारा डीजनरेट हो जाता है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास में, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा हमारे पास 12 और 12 हो जाएगा 24, 20 और 4 हो जाएगा 28। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 28 यूनिट का मतलब रुपए में होगा तो रुपए में, और किसी और क्वांटिटी में होगा तो वो क्वांटिटी हो जाएगी। और ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आए हैं वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास, डीजनरेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशन होने कितने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे m+n-1। m का मतलब रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए थे 3 + 4 - 1, कहने का मतलब है 6, और हुए कितने हैं 1 2 3 4 5 हुए, इसका मतलब एक कम हुआ है, तो वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। डीजनरेट का मतलब फिनिश हो गया, और नॉन डीजनरेट का मतलब पूरे के पूरे हैं। आई होप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये लेक्चर नंबर 4 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है और ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।